हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाथवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पहली तो ये कि हमारी जो नई मैथ्स टीचर हैं आप लोगों ने उनको भी बहुत प्यार दिया है, इसीलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने हमारा साथ देते हुए हमारे चैनल को 100 जनों का एक परिवार बना दिया है, इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अब हमारा चैनल देखें तो हमने शुरू से लेके अभी तक काफ़ी सुधार कर लिए हैं। अगर आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखें तो उनमें शायद मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता था, मेरी आवाज़ भी कांपती थी, लेकिन अब मुझ में जो कॉन्फिडेंस आ गया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे ये कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए आप ही के प्यार को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारा जो टॉपिक है एवोल्यूशन, हमारा चैप्टर एवोल्यूशन जो है उसी का नेक्स्ट टॉपिक डार्विनिज्म या फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लेमार्किज्म के बारे में, जो हमें दिया था जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने। वो ऐसे पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसमें उन्होंने इंटरनल वाइटल फोर्स और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की बात की थी। उस थ्योरी को ऑगस्ट विस्मैन ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया और कुछ बेचारे चूहों की पूंछें काट के उस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। उसके बाद आ गया नियो लेमार्किज्म। अब नियो लेमार्किज्म में क्या था कि जो इंटरनल वाइटल फोर्स वाला पोस्टुलेट है लेमार्किज्म का, वो पूरी तरह से गलत है। उसके अलावा जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे एवोल्यूशन को इफेक्ट करती ही करती है। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया नियो लेमार्किज्म। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है उसका नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर डार्विनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो डार्विन थे वो कौन थे। डार्विन जो थे वो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे वो एक एक्सपीडिशन पे निकले 1931 से लेकर 1936 तक। उन्होंने HMS बीगल जो है ये उस शिप का नाम है जिसमें उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो पूरी की थी, और अपनी 5 साल की जर्नी में वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे यानी कि अराउंड 1836 और इन द एंड ऑफ 1835 वो पहुंचे थे गैलापागोस आइलैंड में। अब ये जो गैलापागोस आइलैंड है ना, उनको ए लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता था उस टाइम। उसकी वजह क्या थी कि जो गैलापागोस आइलैंड थे उसमें इतनी वाइड वैरायटी थी लाइफ की, इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह के एनिमल्स थे, डिफरेंट फ्लोरा डिफरेंट फौना, इतनी वैरायटी थी कि लोग हैरान थे कि एक छोटी सी जगह में, वो एक बहुत छोटा सा आइलैंड्स का एक ग्रुप था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइफ देखने को मिलती थी। इसीलिए जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे उन्होंने भी वहाँ जाना ज़रूर डिसाइड किया, और उन्होंने वहाँ पे बिताए 6 महीने। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े टॉर्टोइस हैं जो लगभग 1.25 मीटर के थे, अराउंड 183 सेंटीमीटर। उन टॉर्टोइस का जो वेट था वही लगभग 275 केजीज के अराउंड था। इसके अलावा एक और बहुत खास ऑर्गेनिज्म जो डार्विन ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था वो था फिंचेस। जी हाँ, जो फिंचेस बर्ड हैं, जिन्हें बाद में जाकर डार्विन फिंचेस भी कहा जाने लगा। ये जो बर्ड्स थी इनमें बीक्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती थी। किसी की बीक जो थी इनमें से वो शार्प थी, पॉइंटी थी, किसी की राउंडेड थी, कर्व्ड थी। इस तरह से ये जो फिंचेस थी, बर्ड्स थी, इनमें अलग अलग बीक्स देखने को मिलती थी। अब जो डार्विन थे उनको एग्जैक्टली उस टाइम पे समझ नहीं आया कि एक ही तरह के बर्ड में इतनी अलग अलग बीक्स क्यों हैं। लेकिन जब डार्विन जो है 1836 में इंग्लैंड वापस गए तो इंग्लैंड जाके उन्होंने एक ऐसे पढ़ा, दैट इज एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये जो एक खास ऐसे था जिसके बाद जो डार्विन थे उन्होंने वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी दी एवोल्यूशन की, वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन।
अब ये जो एस्से है, ये एस्से लिखा था सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने। ये जो सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस थे, इन्होंने अपने एस्से में क्या लिखा था कि जो पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो ज्योमेट्रिकली अनचेक्ड तरीके से बढ़ती है, और वो पॉपुलेशन जिन रिसोर्सेज पे रिलाई करती है, वो जो रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन है, वो जो पॉपुलेशन है वो किस अमाउंट में बढ़ेगी, किस साइकिल में बढ़ेगी, किन इंटरवल्स पे बढ़ेगी, इसकी कोई डेफिनेट टाइम या डेफिनेट अमाउंट नहीं है। लेकिन जो फूड वो कंज्यूम करती है वो डेफिनेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वीट उगाई, तो जो वीट है अगर हमने एक बार 100 कर दी तो उसका टाइम है कि वो 6 महीने 5 महीने के बाद ही फुल्ली ग्रो होगी। लेकिन उसी वीट पे रिलाई करने वाले बर्ड्स, रोडेंट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, मैमल्स, वो जो हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ करने का जो पीरियड है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मीनवाइल वीट की जिस क्रॉप को हमेशा एक जितना टाइम लगेगा, उसके बजाय जो पॉपुलेशन होगी वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम्स जो रिसोर्सेज हैं वो कन्फाइन होते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होगा? पॉपुलेशन के बढ़ने से होगा कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या होता है, एक जीतता है और एक हारता है। तो अब पॉपुलेशन के जो लोग कंपटीशन कर पाएंगे, कंपटीशन जीत पाएंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे, और जो कंपटीशन नहीं लड़ पाएंगे वो हार जाएंगे। और अल्टीमेटली वो हारेंगे क्या? वो हारेंगे अपनी लाइफ। और इस तरह के पॉपुलेशन कंट्रोल को बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन कंट्रोल। और जो सर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस थे, उन्होंने कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन कंट्रोल को एक पॉजिटिव चेंज माना है। उसकी वजह क्या है कि जब भी पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा बढ़ती है तो कोई भी नेचुरल कलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि हंगर, इस तरह की वजह से जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन में कंपटीशन होता है, उसकी वजह से अनफिट जो पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूड आउट हो जाती है, वो वाइप आउट हो जाती है पूरी की पूरी मेन पॉपुलेशन से। तो जो सर थॉमस थे उन्होंने इसे पॉजिटिव चेंज क्यों माना? क्योंकि इससे जो पॉपुलेशन बचती थी वो ऐसी पॉपुलेशन होती थी जो किसी भी तरह की कंडीशन में या उस पर्टिकुलर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बेस्ट होती थी। वो जो पॉपुलेशन है वो फिट होती थी। और इस एस्से को पढ़ने के बाद जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने सोचा कि जैसे इंसानों में कंपटीशन होता है, सेम उसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता होगा। और अगर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है तो वो भी सेम तरह से कंपटीशन करते होंगे, और उस कंपटीशन में भी जो सबसे फिट होता होगा वही सरवाइव करता होगा। तो इसी तरह से हम लोगों को फ्रेज मिल गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आगे जाके डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से मशहूर हुई। अब इस थ्योरी के क्या हैं डिटेल्ड पॉइंट्स, क्या इसके करैक्टर हैं, कैसे ये जो थ्योरी है वो डेवलप हुई, ये हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।